सीमा मोहन गावित और रेणुका किरण शिंदे भारतीय सीरियल किलर हैं, जिन्हें 1990 से 1996 के बीच 13 बच्चों का अपहरण करने और उनमें से 5 की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अपनी मां अंजनाबाई के साथ मिलकर वे पश्चिमी महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में सक्रिय थे। बच्चों का अपहरण करने का कारण उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जाना था, जहां तीनों में से एक लोगों का सामान चुराने की कोशिश करता। अगर चोर पकड़ा जाता तो वह या तो बच्चे के जरिए सहानुभूति जगाने की कोशिश करती या उन्हें चोट पहुंचाकर ध्यान भटकाती। अपहृत बच्चे को बाद में मार दिया जाता। तीनों को नवंबर 1996 में रेणुका के पति किरण शिंदे के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया और उसे माफ कर दिया गया। अंजनाबाई की गिरफ्तारी के 2 साल के भीतर बीमारी से मृत्यु हो गई। मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। 2001 में कोल्हापुर के सत्र न्यायालय ने बहनों को 13 बच्चों के अपहरण और 6 हत्या का दोषी पाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2004 में दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें एक हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इन अदालतों द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में की थी। इस फैसले के बाद सीमा और रेणुका ने क्रमशः 2008 और 2009 में दया याचिका दायर की, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में खारिज कर दिया। यदि उनकी मूल सजाएं पूरी हो जाती तो ये बहनें 1955 के बाद से भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला होती और कुल मिलाकर दूसरी। नासिक की रहने वाली अंजनाबाई एक ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे भाग गई थी, जिसने 1973 में रेणुका के जन्म के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया था। मां और बेटी ने संभवतः चोरी करके जीवित रही। बाद में अंजनाबाई ने एक सेवानिवृत्त सैनिक मोहन गावित से विवाह किया, जिसके बाद 1975 में सीमा का जन्म हुआ। हालांकि अंजनाबाई का अपराध का इतिहास ज्यादातर छोटी मोटी चोरी और पिक पॉकेटिंग के कारण बार बार पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मोहन गावित ने अंततः अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और दोबारा शादी कर ली। तीनों ने चोरी करना जारी रखा। छोटी बेटी को कभी कभी चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी बहन रेणुका की शादी 1990 में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में चोरी का प्रयास विफल हो गया और रेणुका पकड़ी गई। हालांकि वह अपने छोटे बेटे का उपयोग करके खुद को छुड़ाने में सफल रही, जिसे वह अपने साथ ले गई थी, यह तर्क देते हुए कि छोटे बच्चे वाली मां चोरी नहीं कर सकती। भीड़ ने उसे जाने दिया और रेणुका ने यह घटना अपनी मां और बहन को बताई। तब परिवार ने छोटे बच्चों को साथ लेकर ये चोरियां करने का फैसला किया, जिसमें बच्चे उन्हें आसानी से भागने में मदद करने के लिए एक मुखौटा और एक विकर्षण दोनों के रूप में काम करते हैं। 1990 और 1996 के बीच परिवार ने अनुमानतः 40 या उससे अधिक बच्चों का अपहरण किया, जिनमें से अधिकतर पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक के मंदिर परिसरों और मेला मैदानों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों से थे। अंततः उन पर 13 अपहरण, जिनमें ज्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 10 हत्याओं का आरोप लगाया गया। जबकि कुछ मामलों में गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, कई अपहरण की घटनाएं संभवतः रिपोर्ट नहीं की गईं, क्योंकि बच्चे गरीब परिवारों से थे और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अपहरण की घटनाओं में किरण शिंदे भागने वाली कार चलाती थी। उनकी पहली हत्या का शिकार कोल्हापुर में एक भिखारी का बेटा था, जिसे जुलाई 1990 में रेणुका ने उठाया था। वे उसे पुणे ले आए और उसका नाम संतोष रखा। अप्रैल 1991 में वे उसे कोल्हापुर ले गए, जहां सीमा को महालक्ष्मी मंदिर में एक भक्त का पर्स चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। सीमा से ध्यान हटाने के लिए अंजनाबाई ने संतोष को जोर से नीचे फेंक दिया। उस समय बमुश्किल 1 साल का होने के कारण उसे चोटें आईं। इसके बाद हुई हाथापाई में सीमा भागने में सफल रही। खून से लथपथ संतोष रोता रहा, जिससे परिवार पकड़े जाने से चिंतित हो गया। उसे चुप कराने के लिए अंजनाबाई ने उसका सिर एक बिजली के खंभे से टकरा दिया, जबकि अन्य लोगों ने कथित तौर पर हत्यारे को वड़ा पांव खाते हुए देखा। संतोष की मौके पर ही मौत हो गई और उन्होंने उसके शव को एक पुराने रिक्शा के ढेर के पास फेंक दिया। बच्चों को ज्यादातर तब मारा जाता था जब वे रोना बंद नहीं करते थे। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंका गया था या बार बार मारा गया था। एक मामले में उन्होंने 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। उसके शव को एक बैग में भरकर सिनेमा हॉल ले गए, जहां उन्होंने एक फिल्म देखी और बाद में
शव को घर के रास्ते में फेंक दिया। 2 साल के बच्चे को उल्टा लटका दिया गया था और उसके सिर को बार बार दीवार पर पटक दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि किसी भी समय अभियुक्त ने कोई चिंता या पछतावा नहीं दिखाया। अक्टूबर 1996 में अंजनाबाई के पूर्व पति मोहन गावित की दूसरी पत्नी प्रतिभा ने तीनों के खिलाफ नासिक में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रतिभा की 9 वर्षीय बेटी क्रांति का अपहरण कर लिया था। बच्ची की हत्या कर दी गई और उसका शव पुणे के पास नरसोबा में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। जांच शुरू होने के बाद परिवार भूमिगत हो गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 19 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे फिर से सामने आए और प्रतिभा और मोहन की छोटी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की। नासिक में उनके घर पर भेजी गई तलाशी टीम को बच्चों के फेंके हुए कपड़ों जैसे और भी अपहरणों के सबूत मिले। जांचकर्ताओं ने पाया कि तीनों ही बहुत ही जिद्दी गवाह थे, खास तौर पर मां अंजनाबाई। आखिरकार सीमा ने ही क्रांति के अपहरण और हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि यह सब उसकी मां के आदेश पर किया गया था। बाद में तीनों पर क्रांति के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। गिरफ्तारी के 2 साल के भीतर और मुकदमा शुरू होने से पहले अंजनाबाई की बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 156 गवाहों की जांच की। किरण शिंदे, रेणुका के पति, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, कि सरकारी गवाह बनने के बाद उनका मामला मजबूत हुआ। उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया कि अपराध कैसे किए गए और शवों का निपटान कैसे किया गया, और अंजनाबाई, रेणुका और सीमा ने इसमें क्या भूमिका निभाई। उनके सहयोग के लिए उन्हें अदालत ने माफ कर दिया। कोल्हापुर के सत्र न्यायालय में बहनों पर अंततः 13 अपहरण और 10 हत्याओं का आरोप लगाया गया। 29 जून 2001 को न्यायालय ने बहनों को सभी अपहरणों का दोषी पाया, लेकिन केवल 6 हत्याओं का, अन्य 4 में साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर 2004 को अपने फैसले में दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें एक हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इन न्यायालयों द्वारा दी गई मृत्युदंड की पुष्टि 31 अगस्त 2006 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। भारत का संविधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को समानांतर शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और रेणुका ने क्रमशः 10 अक्टूबर 2008 और 17 अक्टूबर 2009 को दया याचिका दायर की। महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी गई दया याचिकाएं मार्च 2012 और अगस्त 2013 में खारिज कर दी गईं। इसके बाद आवेदन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया, जिन्होंने जुलाई 2014 में दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनकी दलीलों को खारिज किए जाने के बाद बहनों ने 19 अगस्त 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस आधार पर उनकी मौत की सजा को कम करने की मांग की कि राज्य ने उनकी दया याचिका मांगने में अत्यधिक समय लिया, जिससे उन्हें अस्पष्ट देरी हुई। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिकाओं को खारिज करने में 5 साल से अधिक का समय लगाया, जबकि ऐसी याचिका का निपटारा 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए था, और इसने उन्हें मौत के निरंतर भय में जीने के लिए मजबूर किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा जवाब में दायर हलफनामों ने खुद से दोष हटाने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसने राज्य सरकार को मामले को देखने के लिए कई जरूरी अनुस्मारक भेजे थे, जिसमें अप्रैल 2012 भी शामिल है, जब उसने दया याचिकाओं पर राज्य से जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि राज्य की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई। जो समय बीता वह प्रत्येक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का परिणाम था, और उनकी दया याचिकाओं की फाइल को जून 2012 में उसके मुख्यालय मंत्रालय में आग लगने से नष्ट हो जाने के बाद फिर से तैयार करना पड़ा। 18 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में घोर और अस्पष्टीकृत देरी के कारण उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। यह देखते हुए कि इस तरह की देरी ने दोषियों पर अमानवीय प्रभाव डाला, फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता ने सजा कम करने के लिए मजबूर किया।
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बहनों के अपराध जघन्य थे, कि वे समाज के लिए खतरा थीं और इस प्रकार वे अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए पुणे की यरवदा जेल में बंद रहेंगी। यदि उनकी मूल सजाएं पूरी हो जाती तो बहनें 1955 के बाद से भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला होती और रतनबाई जैन को 3 लड़कियों की हत्या के लिए फांसी दिए जाने के बाद कुल मिलाकर केवल दूसरी महिला होती।